आज है हमारा चैप्टर फर्स्ट सत्ता में साझेदारी और सेकंड बुक है ये राजनीतिक विज्ञान। क्लास 10th की बुक है ये। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। एक अलग वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के दे दिए हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए आंसर के साथ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर के जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। आप एक बार नोट्स को समझ लो, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, आपका डाउट ही नहीं रहेगा इस चैप्टर में कोई। इसमें क्या, किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी। सत्ता, चलो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सत्ता में बंटवारे का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लोकतंत्र से, ठीक है। और दुनिया भर के अधिकांश समाजों में क्या होता है कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा आदि के आधार पर विविधता है। इसलिए समाज में मौजूद सभी विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान देना चाहिए, ठीक है। अब बेल्जियम की कहानी, पूरा चैप्टर किस पे है? बेल्जियम की कहानी पर टिका हुआ है और श्रीलंका पे, ठीक है। तो देखते हैं। 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। बेल्जियम में क्या है कि 59% आबादी जो है वो फ्लेमिश में रहती है और क्या बोलती है? डच भाषा बोलती है, डच भाषा, ठीक है। और 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब राजधानी ब्रुसेल में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, ठीक है। राजधानी ब्रुसेल में 80% आबादी किसकी है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी 80% है और 20% है डच भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी 20% है, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत, अल्पसंख्यक मतलब जो फ्रेंच भाषी समुदाय हैं उनकी अपेक्षाकृत समृद्धि और शक्तिशाली रहा है, ठीक है। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो डच भाषी वालों के कंपेयर में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली रहे हैं, ठीक है। इसने 1950 और 1960 के दशक में दोनों समुदाय के बीच तनाव पैदा कर दिया, ठीक है। देखते हैं आगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब यहां से, ठीक है। ठीक है, तो डच बोलने वाले लोग देश में बहुमत में थे। डच बोलने वाले लोग किस में थे? तो देश में वो बहुमत में थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि बहुमत क्या है, ठीक है। बहुमत में थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल में अल्पसंख्यक थे। डच बोलने वाले जो लोग थे वो किस में थे? वो बहुमत में थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल में क्या था? अल्पसंख्यक थे वहाँ पे, ठीक है। और 1970 और 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने संविधान में 4 संशोधन क्या किए? 4 संशोधन उसने लागू किए, ठीक है। इसलिए ताकि देश में बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी लोग मिलजुल के रहें। अब सिंपल लैंग्वेज में 1970 एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसको इजी तरीके से समझाती हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो 1970 से, ठीक है, 1993 के बीच में बेल्जियम में 4 संविधान शोधन लागू किए गए, ठीक है, ताकि देश में क्या हो कि बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी लोग मिलजुल के रहें, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझा, जो मैंने बोला है उसको बस लिख के आ जाना, ठीक है। और ये बस बता रहे हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब ब्रुसेल की बात करेंगे, एक सेकेंड। अब ब्रुसेल की बात करेंगे।
ब्रुसेल में क्या मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच भाषी कितने लोग हैं, 20% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 80% डच बोलने वाले लोग हैं। किसमें, ब्रुसेल में, ठीक है। ब्रुसेल्स में 20% फ्रेंच और 80% डच, ठीक है। अब टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से थे। जब फिर टकराव होने लगे तो उसको रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, ठीक है। तो केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई, ठीक है, समान संख्या कर दी गई थी उनकी, डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई थी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई थी। केंद्र सरकार की जितनी भी शक्तियां थी वो देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय जो सरकार थी ना उनको दे दी गई थी, ठीक है। ब्रुसेल में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रुसेल में अलग एक सरकार है और ब्रुसेल में क्या किया था कि दोनों जो प्रतिनिधित्व थे एक अलग सरकार थी। तो डच और फ्रेंच भाषी जो लोग थे उनको दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था उसमें, ठीक है। किसमें, ब्रुसेल में। किसको दिया गया था, डच भाषी और फ्रेंच भाषी को, ठीक है। सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है, ठीक है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां होती हैं। अब हमारा टॉपिक है श्रीलंका। देख सकते हैं आप श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। मतलब श्रीलंका में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं, ठीक है। और श्रीलंका की एक छोटा सा राज्य है, ठीक है। और इसकी आज़ादी कब हुई, तो 1948 में ये स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ, ठीक है। सिल्ली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्या के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की थी, ठीक है। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिल्ली सर्वोच्च स्थापित करने के लिए बहुसंख्यकवादी उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया, ठीक है। अब है 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। 1956 में कानून के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे, क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो सिल्ली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो सिल्ली लोग थे ना उनको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, सिल्ली भाषा को, ठीक है। इस प्रकार तमिल भाषा की क्या की गई, अपेक्षा की गई, ठीक है। अब वैध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिल्ली भाषी लोगों को क्या आगे रखा गया, प्राथमिकता दी गई उनको। फिर क्या हुआ, अब जैसे आप पढ़ सकते हैं, इन सभी उपायों के एक के बाद एक लागू होने से धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना वृद्धि हुई। इस प्रकार क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जब लागू किए गए, उनकी सिल्ली भाषा को प्राथमिकता दी गई और तमिलों की अपेक्षा की गई, तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अलगावपन पैदा होने लगा, ठीक है, दूरियां पैदा होने लगी। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास व्यवस्था संघर्ष में बदल गया और जल्द ही यह गृह युद्ध में बदल गया। और फिर क्या हुआ कि इन दोनों की अलगावपन के कारण फिर क्या हुआ, एक गृह युद्ध में ये बदल गया। आप देख सकते हैं यह गृह युद्ध में बदल गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से समझा था। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण अब हमने पढ़ा, तो इसके माध्यम से हमने समझा, ठीक है, कि सत्ता में साझेदारी के 2 विभिन्न रूपों को हमने देखा, ठीक है, कि सत्ता में साझेदारी के 2 विभिन्न रूप हैं, ठीक है। बेल्जियम ने संविधान में संशोधन किया था। बेल्जियम ने क्या किया था कि संविधान में संशोधन किया गया था। बेल्जियम में जो संविधान लागू किए गए थे उसमें क्या किया था, उसमें सुधार किया गया था, ठीक है, ताकि एक सेकंड क्लियर करती हूँ, ताकि एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सके जो हर किसी को एक ही देश के भीतर एक साथ रहने के समक्ष बनाए, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के, अब ये हमारा पॉइंट है ये, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के उपायों को अपनाया गया था, जिसके कारण तमिलों के बीच अलगाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, ठीक है।
सिंहली भाषा को अपनाया गया, उनको प्राथमिकता दी गई, तो क्या हुआ, तमिली भाषा की अवहेलना की गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब गृह युद्ध क्या है। ठीक है, अब सिंपल, अब हमारा टॉपिक आता है गृह युद्ध क्या है। गृह युद्ध 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो गृह युद्ध किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, देखो, किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई एक ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तो एक ऐसी लड़ाई जो हिंसा से बनी हो, जिसमें हिंसा हो। सिंपल लैंग्वेज में गृह युद्ध को समझे तो एक ऐसा युद्ध जो हिंसा से हुई हो, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो क्या है, गृह युद्ध है। ठीक है, अब है बहुसंख्यकवाद क्या है। ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या है, तो यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, इसे किसे कहते हैं, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यक और गृह युद्ध 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एक अलग वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक अलग वीडियो में दे दिए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि और इजी तरीके से मैं आपको पॉइंट्स दूँ तो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, मैं उसकी भी एक अलग वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगी। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करूँगी मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।